हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रिमोट क्लासेज में। आज की क्लास में हम आपको कराएंगे टॉप 20 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के, जो कि आपके पिछले सी टेट, सुपर टेट और टेट के एग्जाम्स में आए हुए हैं। इसमें हमने टॉप 20 क्वेश्चन को ऐड किया है, जो कि आपके 2019 से लेकर 2020 के एग्जाम हुए हैं, उनमें से उठाया गया है इन सभी क्वेश्चन को। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? कोई प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल m+2 m+4 सदैव विभाजित होगा। हमसे बोला है कोई प्राकृतिक संख्या m के लिए, प्राकृतिक संख्या m का मान कोई भी प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं हम, तो हम सबसे छोटी वैल्यू मान के चलते हैं। m बराबर यदि हम 1 रख दें, m बराबर 1 रख दें, तो ये हो जाएगा 1 m की जगह 1+2, ये हो गया 1+4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1 3 और ये 1 और 4 5, ये हो गया हमारा 15। m बराबर 2 के लिए देख लेते हैं। अब 1 की जगह पे 2 रख लो, 2+2 2+4, तो क्या हो गया? ये 2 गुणा 4 गुणा 6, 2 चौक 8 6 48। तो हमने क्या देखा इसमें? उसने बोला है सदैव विभाजित होती है। किससे विभाजित होती है? इस इक्वेशन के लिए अगर कोई प्राकृतिक संख्या रखते हैं m की जगह पे, तो इसमें देखा हमने, इसमें 3 है, 3 × 5, इसमें भी हमें 3 कॉमन मिल रहा है, 3 × 16 16 3 48, मतलब कि ये 3 से भी विभाजित है, ये भी 3 से विभाजित है। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या m के लिए ये वाली जो इक्वेशन है वो हमेशा 3 से विभाजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 8 से विभाजित होने वाली संख्या है, ये ऑप्शन दिए हमें, इनमें से बताना है 8 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी है। तो 8 से विभाजिता का रूल हमें पता है, लास्ट के 3 अंक देखने होते हैं। अगर 3 अंक में भाग चला जाए 8 का, तो वो संख्या पूरी तरीके से 8 से हमारी विभाजित होती है। तो यहाँ पे दिया है, पहला ऑप्शन देखते हैं, 5240। तो लास्ट के ये 3 अंक यदि हम उठाएंगे 240, तो ये 8 से पूरी तरीके से विभाजित है। 8 का 3 बार इसमें दिया, 8 3 24 और ये 0 लगाया 0, मतलब कि ये 30 बार पूरी तरीके से 8 से विभाजित है। मतलब ए हमारा है 220 के 8 से विभाजित है। 8 दूनी 16, 6 बचे 60 हो गया यहाँ पे 60, मतलब कि पूरी तरीके से 8 से विभाजित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। ये लास्ट के 3 अंक उठा लिए हमने, 128, 8 से इसमें भाग दिया, 8 1 8, 4 बचे, ये 48 हो गया, 8 6 48, मतलब कि ये वाली संख्या भी हमारी क्या है? 8 से हमारी ये भी संख्या पूरी तरीके से विभाजित है। ये वाला चेक कर लेते हैं। 124, 8 1 8, 4 बचे, 4 आगे पहुंचाए, ये 44 हो गया, 44 8 से विभाजित नहीं होता है, मतलब कि हमारी ए और सी, ऑप्शन नंबर 3 ए और सी हमारी क्या है? 8 से पूरी तरीके से विभाजित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, यदि दो संख्याओं का अंतर गुणनफल क्रमशः 5 और 36 हो, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर है वो 36 और 5 है, उनके व्युत्क्रम का अंतर बताइए। व्युत्क्रम मतलब कि उल्टा, उस संख्या का उल्टा, उनका हमें क्या बताना है? अंतर बताना है। तो हमें दिया गया है x - y, ये हमने दो संख्या मान ली, अंतर दिया है 5, एक जगह बोला गया है x और y, इसकी वैल्यू दी हमें 36, ये अंतर हो गया, ये गुणनफल हो गया। हमसे बोला गया है व्युत्क्रम का अंतर बताना है हमें। तो व्युत्क्रम मतलब कि y का उल्टा और x का उल्टा, ठीक है, ये व्युत्क्रम हो गए। y का उल्टा हो गया, ये y का व्युत्क्रम, x का व्युत्क्रम। जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया नीचे हमारा xy, एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया x - y
और हमें x माइनस वाई की वैल्यू पता है 5 है, तो x माइनस वाई की जगह रख दो 5। एक्स वाई की वैल्यू पता है हमें 36, मतलब कि हम बोल सकते हैं व्युत्क्रमों का जो अंतर है वो कितना आ रहा है हमारा 5/36। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 2153 पे घात 167 में इकाई का अंक होगा। हमें इकाई का अंक बताना है। जब इस तरीके से कोई भी घात दी जाए तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से इकाई का अंक बताने के लिए उस घात को 4 से डिवाइड कर देते हैं और हमें जो शेषफल बचता है सिर्फ उसी से हमें काम है, और जितने बार भाग जा रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो 167 में यदि हम 4 से भाग दें तो ये कितने बार जाएगा, 4 चौके 16, पूरा पूरा 16 तो चला गया। अब 7 बचा, 4 एकम 4, यहाँ पे मतलब कि क्या बचा हमारा 3 बचा शेष। और जब इकाई के अंक की बात कर रहा है तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसमें हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। तो ये 215 पीछे के अंकों से हमें कोई मतलब नहीं है। तो इकाई का अंक 3 है, 3 पे यदि हम घात 3 लगा दें तो इसकी वैल्यू कितनी आती है हमारी 27। तो हम बोल सकते हैं इकाई का अंक हमारा कितना है इसमें 7। इकाई का अंक क्या है इसमें 7। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से 2 गुना है, मतलब कि दहाई का अंक छोटा है, इकाई का अंक बड़ा है। यदि संख्या में 27 जोड़ दें तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। इसने बोला है जो हमारा दहाई का अंक है वो हमारे इकाई के अंक से छोटा है, मतलब ये यदि x है, ये यदि x है दहाई का अंक, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा 2x है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला है इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। ये हमारा 2x है। ये तो हो गया हमारे दहाई और इकाई के अंक। हमारी संख्या किस तरीके से हम लिखते हैं 10x प्लस y, मतलब कि ये दहाई का अंक हो गया जो 10 के साथ लिखा है, और यहाँ पे इकाई का अंक मतलब कि हमने क्या माना है 2x। ठीक है, 10x प्लस 2x, और उसने बोला यदि इसमें 27 जोड़ दें तो ये अंक हैं, ये जो संख्या वाले अंक हैं ये वाले, ये आपस में बदल जाते हैं। ये 2x है वो x की जगह पे आ जाएगा, x है वो 2x की जगह पहुंच जाएगी। तो ये हो गया 10 इंटू 2x प्लस x। ठीक है, अब इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा 10x प्लस 2x कितना हो गया, ये हो गया हमारा 12x प्लस 27 इक्वल 10 टू जा कितना होता है 20, 20 और 1 21, मतलब ये हो गया हमारा 21x। इसको उधर ले जाएंगे तो इधर ये 27 रह गया, ये उधर गया तो ये 21x में से 12x कम करेंगे तो ये क्या आ गया हमारा 27 बराबर 9x। 21 में से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा 9x। 9 से ये कितने बार कैंसिल होगा 3 बार। हम बोल सकते हैं x बराबर कितना आ गया हमारा, x बराबर आ गया हमारा 3। x की जगह यदि हम 3 रख दें और 2x मतलब दुगना है तो ये 36, तो हम बोल सकते हैं वो संख्या क्या है हमारी, दहाई वाली जगह पे 3 है, इकाई वाली जगह पे 6 है, ये दुगना है इकाई का अंक। तो बोल सकते हैं 36 वह संख्या है जिसमें 27 जोड़ दें तो अंक आपस में बदल जाते हैं। ये 6 इधर आ जाएगा और 7 इधर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो गलत कथन है इन चारों स्टेटमेंट में जो गलत है वो हमें बताना है। ये हमारे टेट, सीटेट और सुपरटेट के जो भी क्वेश्चंस आए थे 2019 से लेकर 2022 तक, उन सभी में से ये इकट्ठा करके ये टॉप 20 क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं टेट में। ठीक है, जितने भी टेट के एग्जाम्स होते हैं उसमें किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ये नंबर सिस्टम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट है। ठीक है,
क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, क्या ये सही है? देख लेते हैं। अभाज्य संख्या हमारी होती है 2, 3, 7, 19, ये क्या है हमारी, ये सभी अभाज्य संख्या हैं। देख लेते हैं क्या है, इसके 2 ही गुणनखंड होते हैं। इसमें 1 से भाग जाएगा और 2 से भाग जाएगा। इसमें 1 से जाएगा, इसमें 3 से जाएगा, इसमें 1 से और इसमें 7 से। मतलब कि हम बोल सकते हैं अभाज्य संख्याओं के 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो वो स्वयं होता है और एक ओनली 1, ठीक है, 1 और वो स्वयं, बस यही 2 गुणनखंड होते हैं। तो ये पहला क्या है, ये हमारा राइट है, ठीक है, आंसर, ये इसका आंसर राइट नहीं है, स्टेटमेंट राइट है ये। फिर है एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। एक अंक वाली हमारी क्या 4 अभाज्य संख्या होती हैं? बिल्कुल 4 अभाज्य संख्या होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5 और 7, ये 4 अभाज्य संख्या होती है हमारी एक अंक वाली। तीसरा ऑप्शन है हमारा सभी अभाज्य संख्या विषम संख्याएं होती हैं। ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, क्या ये सभी विषम संख्याएं हैं? तो एकमात्र 2, ये जो है एकमात्र अभाज्य संख्या में 2 एक ऐसी संख्या है जो हमारी सम संख्या होती है, बाकी सभी हमारी कैसी संख्या होती है? विषम संख्या होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, ये वाला गलत है, और उसने यही पूछा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, ये क्या है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है 8 अंकों वाली संख्या, ये 8 अंकों वाली संख्या है, 88 से विभाज्य है, तो 3x + y का मान बताइए। ये संख्या 88 से यदि विभाज्य है, 88 का इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 3x + y का मान बताइए। जो ये x और y लिखा है उसका हमें मान बताना है। तो हम 88 का रूल नहीं जानते हैं विभाज्यता का, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 11 × 8, 11 × 88। तो 8 का रूल हमें पता है। 8 का रूल क्या बोलता है, लास्ट के 3 अंक में यदि 8 से भाग जा रहा है तो वो पूरी तरीके से संख्या क्या है हमारी, विभाजित है। तो हम देख लेते हैं, ये लास्ट के 3 अंक हमने उतार लिए, इसमें 8 से पूरी तरीके से भाग जाना चाहिए। तो 8 × 8 64, 3 शेषफल बचा, यहाँ पे क्या बचा हमारा 3 शेषफल। तो y की जगह हम कितनी वैल्यू रखें कि 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए? तो हम y की जगह यदि 2 रखते हैं, y बराबर 2 रखते हैं, तो ये 8 × 32 पूरी तरीके से विभाजित होगा। मतलब कि हम बोल सकते हैं y बराबर कितना है हमारा 2, ठीक है, y बराबर हमारा क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब 11 से देख लेते हैं। 11 का रूल क्या कहता है, सम स्थान वाले अंकों का योग और विषम स्थान वाले अंकों का योग, जो उन दोनों का अंतर आए ना, वो 0 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए, ठीक है। तो देख लेते हैं विषम स्थानों को, देख लेते हैं 3x, ये 8, ये 7, ऐड कर लो इसे, 8 और 7 15, 15 और 3 18, और ये x है तो x को ऐसा का ऐसा ही रहने दो, माइनस माइनस मतलब कि अंतर। अब सम स्थान वाले देख लेते हैं, 0 0 और 6 और 2 8, ये हो गया 8, y की जगह हमने 2 रख लिया, इसलिए 6 और 2 8। इनका अंतर या तो 0 आ जाना चाहिए, या 11 आ जाना चाहिए, या 22 आ जाना चाहिए, ऐसा कोई अंतर आए जो 11 का मल्टीपल हो। तो देख लेते हैं हम, 18 में से यदि 8 कम करेंगे तो क्या बच रहा है हमारा, 10 बच रहा है। यदि x की वैल्यू हम 1 मान लें तो ये कितना हो जाएगा हमारा 19, 19 में से जब 8 कम करेंगे तो हमारा क्या आएगा 11, जो कि 11 का मल्टीपल है। तो वो क्या होता है, वो संख्या हमारी 11 से पूरी तरीके से विभाजित होती है। यहाँ पे 11 आ गया, या तो 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, तो वो 11 से पूरी तरीके से विभाजित है। तो 11 आ गया है, तो हम कह सकते हैं ये संख्या हमारी पूरी तरीके से 11 से विभाजित है। तो हमने क्या निकाला, y बराबर 2 निकाला, x बराबर हमने 1 निकाला। हमसे इक्वेशन दी है 3x + y, 3x की जगह वैल्यू रख दो x की, कितनी है 1, प्लस y की जगह वैल्यू रख दो y की। इसे सॉल्व करेंगे, 3 × 1 3 और 2 5, मतलब कि इसका राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य होगी, निम्न है।
वह संख्या बतानी है जो 1 से लेके 10 तक के सभी संख्याओं से विभाजित हो। इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इनडायरेक्टली आपसे ये बोला गया है कि 1 से लेके 10 तक ये जो संख्याएं हैं इन सभी का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम वह संख्या होती है जो इन सभी 10 संख्याओं से विभाजित होगी, वो भी छोटी से छोटी वह संख्या होती है जो इन सभी संख्याओं से विभाजित होगी। तो हमें इनडायरेक्टली बोला गया है 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य होगी, मतलब हमें इसका एलसीएम लेना है। तो आप इसे याद भी कर सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का एलसीएम हमेशा 2520 आता है। इस क्वेश्चन को कई बार घुमा फिरा के भी पूछ लिया जाता है, आपको 2520 की जगह पे 5040, ठीक है, 5040 ये ऑप्शन में दे दिया जाए तो वही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि 2520 गुणा 5040 होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है घुमा फिरा कर। तो इसका आप चाहे एलसीएम निकाल लो अपनी तरीके से, जो नहीं जानते वो एक बार देख लें। हमने 8 बाहर लिया, इसमें से 8 बाहर लेंगे तो 8 में 2 के जितने भी मल्टीपल हैं वो 2 हमारा बाहर निकल आएगा। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 3 का 3 रहा, ये 4 है, ये भी पूरी तरीके से निकल गया। 5 का 5 रहा, इसमें से 2 बाहर निकल गया तो ये 3 रह गया, 7 रह गया। यहाँ पे 8 तो पूरा बाहर ही लिया, यहाँ पे 1, ये 9 में कोई 2 का मल्टीपल नहीं है, 10 में है तो यहाँ 5 रह गया। ठीक है, अब 5 5 बाहर निकाल लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा बाहर, ये हो गया 40 हमारा। तो ये 1 का 1 रहेगा, ये 3 का 3 रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 का 3 रहेगा, ये 7 रहेगा, ये 1 का 1 है, ये 9 का 9 रहेगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब क्या है हमारे पास 3 3 3 को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 120। 1 यहाँ पे भी 1 हो गया, 1 हो गया, 1 है ऑलरेडी, यहाँ पे भी 1 हो गया। 7 में कोई 3 का मल्टीपल नहीं है, 7 जैसा है वैसा का वैसा, यहाँ पे 1। 9 में से 3 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे पहले से ही 1 है। अब बचा क्या हमारा 7 21, 21 का गुणा 120 में कर दो, 120 में 21 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 2520। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, आप अपनी तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं, पर मुझे जो पसंद है मैं इस तरीके से एलसीएम निकालता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपए, बुधवार को 100 रुपए और शुक्रवार को 80 रुपए बचाती है। ठीक है, तथा रविवार को इनमें से 60 रुपए खर्च कर देती है। 50, 100 और 80 रुपए बचा रही है। संडे वाले दिन वो अपने 60 रुपए खर्च कर रही है। उसे 5950 का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी। इसी तरीके से उसे कितने सप्ताह बचत करनी होगी कि वो इतने रुपए का मोबाइल खरीद सके। तो हमसे बोला गया है 3 बार बचा रही है, मतलब कि 50 रुपए बचा रही है, फिर 100 रुपए बचा रही है, फिर क्या है 80 रुपए बचा रही है और फिर क्या कर रही है, फिर एक दिन उसमें से सप्ताह के एक दिन संडे वाले दिन वो 60 रुपए खर्च कर रही है। खर्च कर रही है मतलब कि अपने जितने भी उसने पैसे कटेंगे उसमें से कम कर रही है। तो 80 में से 60 गए, ये 20 बचा। ठीक है, 20 और 100 120, 120 और 50 170 आ गया। ये मतलब हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा एक वीक की बचत आ गई। ठीक है, एक सप्ताह की बचत निकल के आ गई 170 रुपया। हमें बचाने कितने रुपए हैं, इतने बचानी है, तो देख लेते हैं कितने सप्ताह की जरूरत होगी। तो इसमें भाग दे दो 59, 50 में 170 से भाग दे दो, 0 से 0 कैंसिल, 17 1 17, 17 51, 3 बार गया, 8 बचे, 8 इधर आए तो ये 85 हो गए, 17 पन्ना 85। मतलब कि हम बोल सकते हैं उसे कितने सप्ताह की जरूरत है ऐसे बचत करने में, 35 सप्ताह की जरूरत है उसे। ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है।
35 सप्ताह वो बचत करेगी तो 5,950 रुपए का मोबाइल खरीद सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तीसरे स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम, सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, इस तरीके से। ठीक है, तो इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो पहले ये देखते हैं, इसमें 7 है पॉइंट से पहले, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें 7 नहीं है, यहाँ पे 0 है। तो हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी 0.77। ये क्या होगी हमारी सबसे छोटी संख्या। अब इससे बड़ी वाली संख्या देख लेते हैं। सब में 7 है तो हम ये देखते हैं पॉइंट के बाद में सबसे ज्यादा 0 कौन से में, पॉइंट के तुरंत बाद। तो सबसे ज्यादा 0 इसमें है, पॉइंट के बाद तुरंत 2 0 हैं। तो इसके बाद में इससे बड़ी कौन सी संख्या होगी हमारी 7.007। ठीक है, फिर देख लेते हैं इससे कम 0 इस वाली संख्या में दिख रही है। इसमें 1 0 है, इसमें 2 0 है, मतलब 2 0 वाली हमारी छोटी संख्या होगी, पॉइंट के बाद में 2 0 है। इसमें 1 0 है और किसी में तो नहीं है, और किसी में तुरंत बाद पॉइंट के 0 नहीं है। तो तीसरे नंबर पे हमारी कौन सी संख्या आ रही है 7.07। तो हमसे यही पूछा गया है कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर होगी। तो तीसरे स्थान पर हमारी 7.07 ये संख्या ऐसी है जो तीसरे स्थान पर आएगी जब इसे हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है ये अंक दिए हैं कोई 2 3 4 6 7 8 को रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है। ये जो रिक्त स्थान है इनमें व्यवस्थित किया गया है। तो योग करने पर अधिकतम संख्या क्या आएगी। हमें ये जो अंक दिए हैं इनको इस तरीके से व्यवस्थित करना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा मान निकल के आ जाए। तो जब इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया जाए तो हम क्या करते हैं, जो ये वाले रिक्त स्थान है आगे वाले वहां पे हम सबसे बड़े अंक रख लेते हैं। ठीक है, चाहे ऊपर बड़ा रख लो चाहे नीचे बड़ा रख लो, लेकिन जो सबसे 2 बड़े अंक हैं वो ऊपर नीचे कहीं पे भी रख सकते हैं। जब योग करने की बात आए तो हम सबसे पहले 8 रख लेते हैं, उसके नीचे हम 7 रख लेते हैं। फिर इससे छोटे छोटे अंक हैं वो रख लेते हैं ऊपर नीचे, यहाँ पे 6 रख लो, यहाँ 4 रख लो। फिर इससे छोटे 3 और 2, जब इनको ऐड करेंगे तो देख लेते हैं हमारा मान क्या आएगा। 3 और 2 5, 6 और 4 10 की 0 1, 8 और 7 15 और 1 16, 1605 निकल के आ गया हमारा। ठीक है, इस 7 को तुम ऊपर भी रख सकते थे, 8 को नीचे रख सकते थे, कुछ नहीं यही रहता। ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है 1605। जब इनको आपस में ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आया 1605। अगर वीडियो में आपको मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि क्रिकेट खेलने वालों की संख्या 160 है, उसने दे दिया है हमें क्रिकेट खेलने वालों की संख्या क्या है, उसने दे दी 160 है, तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। शतरंज खेलने वाले छात्रों की संख्या पूछी है और क्रिकेट वालों की संख्या दी है हमें। तो पहले तो ये देखते हैं क्रिकेट वालों का फ्रैक्शन वैल्यू कितना दिया है इसने 1/4। 1/4 छात्र क्या है क्रिकेट खेलते हैं, तो हम बोल सकते हैं 1/4 बराबर दिया है हमें उसने 160। ठीक है, 1/4 की वैल्यू उसने हमें दी है क्रिकेट खेलने वालों की 160। जब 4 का मल्टीपल करेंगे इसे क्रॉस मल्टीपल तो ये क्या आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा टोटल छात्रों की संख्या। 4 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा 640। 640 ये क्या निकल के आ गई हमारी, ये आ गई टोटल संख्या, जो टोटल स्टूडेंट है वो निकल के आ गए। अब देख लो उसने बोला क्या है कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। शतरंज वाला पार्ट देख लेते हैं कितना बोला है उसने 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं। तो 640 का हम क्या करेंगे 1/16
भाग निकाल देंगे। तो 16 से ये कितने बार कैंसिल हुआ, 4 बार, 0 लगाए, मतलब कि कह सकते हैं हम कितने लोग शतरंज खेलते हैं, हमारे 40% है, 40 स्टूडेंट हमारे वो शतरंज खेलते हैं। ठीक है, 40 स्टूडेंट। शतरंज खेलने वालों की संख्या कितनी है, 40। नोट कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। आपके टेट, सीटेट, सुपर टेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कैलकुलेशन तो बहुत आसानी से हो जाती है, पर वो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, कक्षा 3 के छात्र ने 16 गुणा 25 का गुणन इस प्रकार किया, इस प्रकार किया कि 16 को हमने ओपन करके लिख दिया 8 गुणा 2 में, 25 को भी ऐसे तोड़ के लिख दिया 5 गुणा 5 में, फिर इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में गुणा कर दिया, एक 8 को 5 के साथ कर दिया, इस 2 को इसके साथ कर दिया, तो हमारा ये कुछ निकल के आ गया 400। छात्र ने इसमें गुणन का कौन सा नियम प्रयोग किया है, हमसे पूछा गया है ये जो नियम है वो कौन सा नियम है वो बताना है हमें। नियम ये दिए हैं, पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए साहचर्य नियम होता क्या है। तो हम साहचर्य नियम की बात करें तो साहचर्य नियम क्या कहता है, साहचर्य नियम कहता है कोई भी मल्टीप्लाइंग में, ये यहाँ पे इसने बोला है गुणन का कौन सा नियम, तो गुणन का साहचर्य नियम ये कहता है हमसे कोई भी संख्या अगर गुणा में है, कोई भी 3 संख्या 4 संख्या अगर गुणा में है तो उन्हें आपस में अदल बदल दो, कोई संख्या को आगे ले जाओ कोई पीछे ले जाओ, तो उसका मान हमेशा अपरिवर्तित रहता है। जैसे कि x गुणा y गुणा z ये दिया है, अगर हम इस ऐसे भी लिख सकते हैं इसे x गुणा y गुणा z, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या रहेगा हमारा, ये हमेशा अपरिवर्तित मान रहेगा जो इसकी वैल्यू आएगी वो। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं यहाँ पे कौन सा नियम लगाए, हमारा साहचर्य नियम, क्योंकि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है, बस ये 5 को हमने पहले कर लिया है, इस 2 को हमने बाद में कर लिया है, मतलब कि संख्याओं का अदला बदली की गई है, इससे हमारे गुणन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, पुनरावृत्ति योग नियम क्या कहता है हमारा, पुनरावृत्ति योग नियम नाम से ही पता चल रहा है, पुनरावृत्त मतलब कि बार बार आ रहा हो कोई अंक, और योग मतलब जोड़ना। जैसे कि हमने कोई संख्या ले ली 7 + 7 + 7 + 7, ये कोई संख्या है, तो पुनरावृत्ति योग के अनुसार हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 7 गुणा 4। ठीक है, कितने बार है ये 7, 1 2 3 4, 4 बार है, तो 4 का गुणा कर दिया हमने 7 में, तो इसे जोड़ेंगे तो भी 28 आएगा, गुणा करेंगे तो भी 28 आएगा, 7 चौके 28। तो ये होता है हमारा गुणन का पुनरावृत्ति योग नियम। ठीक है, फिर क्या है हमारा सी है प्रतिलोम सिद्धांत। प्रतिलोम गुणन प्रतिलोम सिद्धांत क्या होता है हमारा, जैसे हमारी कोई संख्या x है, इसका व्युत्क्रम 1/x, इन दोनों का गुणा करने पर हमेशा क्या आती है वैल्यू हमारी 1 आती है। ऐसा तो कहीं पे इसमें दिया नहीं है, ठीक है ना, इस तरीके का योग का कोई सिंबल है। वितरण सिद्धांत क्या होता है हमारा, वितरण सिद्धांत देख लेते हैं हम। वितरण सिद्धांत होता है जैसे कोई संख्या हमें दी है x गुणा y + z, तो इसको ओपन करके लिख दें x का y के साथ गुणा, प्लस का साइन है प्लस का साइन, x का फिर z के साथ गुणा, यही होता है हमारा वितरण सिद्धांत। तो इनमें से कोई भी सिद्धांत इसमें नजर आ रहा है तो सिर्फ एक नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा एक ही नजर आ रहा, साहचर्य नियम, गुणांक को चाहे आगे कर लो पीछे कर लो संख्याओं को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे देखे हैं मैंने कि 11,1111 को ऑप्शन नंबर सी मार के चले जाते हैं, ये हो गया 11,000, ये हो गया 1111। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि ये सबसे अलग ऑप्शन दिख रहा है तो लग इसी को मार देते हैं, यही सही होगा, पर ऐसा नहीं है। उसने हमसे इनडायरेक्टली क्या बोला है, हमें 11,1111 को बस ऐड कर लेना है,
इस तरीके से वो देख लेते हैं। पहले बोला 11,000, फिर बोला है 1100, फिर बोला है 11। इनको बस ऐड करना है तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1, 101 2 और ये हो गया लास्ट में 1। मतलब कि ये हमारा क्या आ गया आंसर 121 11, 121 11। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 सही 1/2, 11 सही 1/2, 111 सही 1/2, ऐसे करके सीरीज जा रही है। पूछा ये किसके बराबर है। तो जब आपको इस तरीके से सीरीज दी जाए, एक फिर 2 बार 1 है, फिर 3 बार है, फिर 4 बार है, फिर 5 बार हो, 6 बार हो, तो पहले ये जो कंप्लीट वैल्यू है ये वाली, ये जो कंप्लीट वैल्यू है पहले इनको ऐड कर लेते हैं। ये भिन्न वाला पार्ट साइड में कर देते हैं, क्योंकि सब में क्या है 1/2 1/2 1/2। तो हम इसे कैसे करेंगे, 1 बार 1 है तो 1 हो गया, 2 बार 1 है तो 2 हो गया इसका योग, 3 बार 1 है तो 3 हो गया, 4 बार 1 है तो 4 हो गया। मतलब अब हमने क्या कर लिया, ये इतने पार्ट का योग कर लिया। ठीक है, जब इस तरीके से सीरीज हो जितने बार 1 1 है उतने बार लिखते चले जाते हैं। और यही संख्या यदि पॉइंट में होती, 0.1 0.11 0.111 ऐसे करके यदि पॉइंट में होती तो इसे उल्टा लिख देते 4 3 2 1 ऐसे करके। ठीक है, वो आपको हम बाद में बताएंगे। अब ये तो हो गया हमारा इसका योग, कितने पार्ट का योग हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, अब बचा है हमारे पास 1/2 1/2 1/2 और 1/2, 4 बार है ना 1/2। ये आधा ये आधा, ये 1 हो गया, प्लस लगा दो, ये आधा ये आधा, ये भी 1 हो गया, मतलब 1 और 1 2 और 1234 पहले से ये, तो मतलब ये कितना हो गया 1236। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है इसका। ठीक है, नोट कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिमाइंडर थ्योरम से। 3 पे घात 1989 को 7 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। जिसने भी हमारी रिमाइंडर थ्योरम वाली वीडियो नहीं देखी है वो पहले उसे जाके देख लें, तो इस क्वेश्चन को समझने में उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो हम बात कर लेते हैं। इसने बोला है 3 पे पावर है कुछ 1989, इसे 7 से भाग दें तो हमारा शेषफल क्या आएगा। तो हमने बताया है जब नीचे अभाज्य संख्या हो कोई भी और ऊपर ऐसी संख्या हो जो ये दोनों आपस में सह अभाज्य हो जाएं, 3 और 7 आपस में कैसी संख्या, सह अभाज्य संख्याएं हैं, और नीचे क्या है हमारा अभाज्य संख्या, तो हमारा दिमाग तुरंत कहां जाना चाहिए, फर्मेट थ्योरम के पास। फर्मेट थ्योरम उनका यूज करना हमने बताया। फर्मेट थ्योरम क्या है हमारी, फर्मेट थ्योरम में a पे पावर p - 1 अपॉन p, और इसका मान हमेशा रिमाइंडर में कितना आता है, रिमाइंडर इसका हमेशा 1 आता है। ये हमारी क्या है फर्मेट थ्योरम। यहाँ पे p अभाज्य संख्या है, a और p आपस में सह अभाज्य संख्याएं हैं, और a के ऊपर ऐसी घात होनी चाहिए जो इस वाली संख्या से 1 कम हो। तो हम इसे फर्मेट थ्योरम बना लेते हैं। 3 के ऊपर यदि हम 6 लिख लेते और ये ऐसे होता तो ये फर्मेट थ्योरम बन जाता। ठीक है, p - 1 मतलब कि घात 1 कम होनी चाहिए नीचे वाले p से। तो इसे इस तरीके से लिखने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। इसे ये जो 6 हमने बाहर निकाला इसका ऊपर भाग दे देते हैं, 36 18, एक बचा यहाँ से, एक इधर आ गया, 36 18, यहाँ 9 बचा, 6 एकन 6। अभी भी यहाँ पे 3 हमारी घात बची हुई है, तो 3 पे पावर 3 क्या किया हमने बाहर ले लिया। अब ये तो हो गया हमारा फर्मेट थ्योरम इतना पार्ट, इसकी वैल्यू तो क्या आ गई हमारी 1 आ गई। अब बचा 3 की पावर क्यू कितना होता है, ये होता है 27 और बट्टे 7। 7 का भाग जब 27 में देंगे तो हमारा कितना रिमाइंडर आ रहा है, 7 या 21, 21 बचा कितना हमारा 6। यही क्या है हमारा, ये 6 क्या आया, यही हमारा रिमाइंडर है। जिसको भी ये क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया हो वो पहले जाके रिमाइंडर थ्योरम वाली वीडियो को चेकआउट कर ले, तब जाके ये क्वेश्चन उसे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है यदि x और y शून्येतर वास्तविक संख्याएं हों तो ये इक्वेशन दिए, इसके लिए ऑप्शन दिए हैं, क्या होगा? ऋणात्मक, कुछ मानों के लिए शून्य। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या बोला है? x और y शून्येतर वास्तविक संख्या। शून्येतर वास्तविक संख्या कौन सी होती है? शून्येतर वास्तविक संख्या वो होती है जिसमें जीरो ऐड नहीं होता है, जीरो हमारा नहीं आता है। ठीक है, जीरो नहीं आए और चाहे माइनस की हो प्लस की हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो जीरो नहीं लेंगे इसमें शून्य वास्तविक संख्याओं में, और चाहे माइनस की संख्या ले लो x की जगह, चाहे प्लस की ले लो, चाहे दोनों माइनस की ले लो, चाहे दोनों प्लस की ले लो, कोई सी भी संख्या इनकी जगह आप रख सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, एक माइनस का लिख लेते हैं, एक प्लस का लिख लेते हैं। हम x बराबर लिख लिया हमने -1, y बराबर लिख लिया हमने, ऐसा करते हैं, इसे लिखते हैं 1, इसे लिखते हैं -2, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि माइनस वाला अंक ज्यादा बड़ा होना चाहिए था, तो ये माइनस की आ जाती इसलिए। ठीक है, तो देख लेते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे 4 कर सकते हैं, यहाँ 5 कर सकते हैं, माइनस का 5 कर सकते हैं। अब इसको इस इक्वेशन में रख लेते हैं। इक्वेशन दिया हमें x² प्लस y² प्लस xy, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है हमारा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हम 4 आएगा, प्लस का साइन लगा है, प्लस लगा दो। 1 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू -2, तो माइनस का 2 हो गया, 1 और 4 5, ये माइनस का 2 हो गया, 5 में से 2 गए 3। मतलब कैसी संख्या आई हमारी? ये पॉजिटिव संख्या आई हमारी। तो उसने बोला है ऑप्शन में हमेशा ऋणात्मक है, नहीं। x और y के कुछ मानों के लिए शून्य है, नहीं। हमेशा धनात्मक है, बिल्कुल राइट। ठीक है, हमेशा क्या होगा? इसका मान हमेशा धनात्मक होगा। नीचे ऑप्शन दिया है, इसका मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, नहीं हो सकता। आप कोई सी भी संख्या रख के देख लेना, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा इसका मान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया हमसे? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया 3/5 और 4/5 के मध्य निम्न में से कौन सी परमेय संख्या नहीं आती? जो नहीं आती है वो बतानी है इन दोनों के मानों के बीच में। आपके ये जो नंबर सिस्टम का जो PYQ चल रहा है, ये आपके सीटेट और टेट और सुपर टेट के लिए है। इसमें एक टाइप से क्वेश्चन और पूछा जाता है बाइनरी सिस्टम से। अब बाइनरी सिस्टम में मैं अगर एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको तो वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बाइनरी में वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, हेक्सा टू ऑक्टा पूछ सकता है, बाइनरी टू डेसिमल पूछ सकता है। तो आप यदि उस पर सेपरेट एक वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए बाइनरी सिस्टम पे एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोला है 3/5 4/5 के मध्य निम्न में से, ये जो ऑप्शन दिए इनमें से कौन सी भिन्न नहीं आती? तो हम 3/5 को भाग दे दें, 5 से 3 को भाग देंगे तो ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, यहाँ 0, 5 छिंगे 30, 6 बार गया, यहाँ पॉइंट लगाया हमने, ये 0 बढ़ गया, पनोट 40। मतलब कि 0.6 और 0.8 के बीच में मान नहीं आना चाहिए। तो जब 30 को 19 में भाग देंगे तो इसका मान कितना आएगा? पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, तो ये आएगा 18 समथिंग 0.63। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा 63 बीच में आ रहा है, 0.6 और 0.8 के। 3 का भाग इसमें 2 में देंगे तो वो कितना आता है हमारा? 0.66। ये भी क्या है? 0.6 और 0.8 के बीच में। 7 को 10 से भाग देंगे तो ये 0.7 आएगा हमारा। क्या आएगा? 0.7 आएगा। 0.76 और 0.8 के क्या है? बीच में। 16 को भाग जब 30 में देंगे तो पॉइंट लगाया हमने, पॉइंट लगाया तो यहाँ पे ये 0 बढ़ गया, तो 5 15 5 बार जा रहा है और समथिंग कुछ वैल्यू आ रही होगी आगे, तो 0.5 आ रहा है। ये क्या है हमारा? 0.6 से कम है, बीच में कहीं पे भी इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि 0.6 के बाद में 0.61 0.62 ऐसे करके वैल्यू चलेगी 0.8 तक। ये हमारा 0.5 आ रहा है, मतलब कि यही हमारा ऐसा मान है जो इन दोनों के मध्य में नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा?
ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मौखिक क्वेश्चन है, आप कैसे ही कर लोगे यदि आपको जानकारी होगी तो। मैंने आपको बेसिक वीडियो में बता भी दिया है। ये बोला है एक आवर्ती दशमलव संख्या होती है, आवर्ती दशमलव मतलब कि रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल मैंने आपको बताया है वो कैसी संख्या होती है, पहले तो ये समझ लेते हैं रिपीटिंग डेसिमल होती कौन सी है। जो आवर्ती दशमलव संख्या होती है वो होती कौन सी है, जो पॉइंट के बाद रिपीट होती हुई चलती हैं, ठीक है, जो पॉइंट के बाद रिपीट होती हुई चलती हैं। ये क्या है हमारी, ये आवर्ती दशमलव है। यहाँ पे 4 7 8 4 7 8 4 7 8 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 3 3, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 पे बार। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4 7 8 पे बार लगा सकते हैं। जो रिपीट होने वाली संख्या होती है उन पे हम बार लगा देते हैं, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं जो ये आवर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं या जो बार वाली संख्या होती हैं जिन पे बार लगा होता है वो हमेशा कैसी होती है, रैशनल नंबर, परमेय संख्याएं, ठीक है, वो हमेशा परमेय संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती। कोई संख्या है हमारी जिसका हम वर्ग करें तो इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती। तो ये छोटी सी चीज है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। 2 3 7 और 8 ये 4 अंक ऐसे हैं हमारे, चाहे किसी भी संख्या का आप वर्ग करोगे, किसी पूर्णांक का वर्ग करोगे तो लास्ट में जो इकाई का अंक आता है वहां पे इन चारों में से कोई भी अंक नहीं होगा। आप करके देख सकते हैं। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 3 का करेंगे 9 आएगा, 4 का करेंगे 16 आएगा, 16 का 6 इकाई का अंक, 5 का तो 25 आएगा, यहाँ पे भी 5, 6 का करेंगे ऐसे ही 36 आता है, उसमें 6 आता है, 7 का 49, 9 आता है, 8 का 4 आता है, 9 का 1 आता है, पर इनमें से कोई भी अंक नहीं आता इकाई वाले स्थान पे। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा दिया है अंक। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी राइट है। ये 2 अंक है, ये 2 का अंक है, वो इकाई के स्थान पर नहीं आएगा चाहे कोई भी पूर्णांक का वर्ग करें। तो आज के इस सेट को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।